हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई लोग आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो को बना रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12th में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ले लिया है 2023 के। ठीक है, तो देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पेपर है कौन सा है, 2023 का पेपर है। और इस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, फिर हम लोग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ यहाँ पे डिस्क्लेमर है जो आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, 3rd नंबर यहाँ पे देखोगे तो सेक्शन ए में यानी फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो आपसे टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। कितना? 1 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेक बोर्ड का मैंने पेपर लिया है, आप देख सकते हो। जेक वाले जितने भी हैं उन सबको पता है, राइट। चलो, तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बाकी और भी इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो देखो, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन उठ करके आता है वो क्या है? C++ इज एन लैंग्वेज। और तुम्हारे पास क्या है? ब्लैंक स्पेस है, राइट। क्या है? ब्लैंक स्पेस। तो कह रहा है कि C++ कैसा लैंग्वेज है। तो देखो, क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज है? नहीं। असेंबली लैंग्वेज है? नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज है? चलो सोचते हैं इसके बारे में। नन ऑफ दीज, क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो, तो समझते हैं। C++ जो लैंग्वेज है बच्चा, ये C++ लैंग्वेज एक HLL होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, लेकिन बाद में ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। किसके हेल्प से? कंपाइलर के हेल्प से। तो हमको इतना नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि C++ एक लैंग्वेज है, तो कैसा लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये कैसा लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL है। ठीक है, तो C++ हमारे पास क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि मेन फंक्शन इज एन। मेन जो है एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लिटरल, आइडेंटिफायर, नन ऑफ दीज फंक्शन। ये क्या बताना है? मतलब ये जो मेन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक फंक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेन फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेन क्या है? हमारे पास एक फंक्शन होता है। और सुनो, मेन जो होता है ना, ये मेन, ये कंपलसरी फंक्शन होता है। ये जो मेन है ये कैसा फंक्शन होता है? कंपलसरी फंक्शन होता है। अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। C++ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा विदाउट दिस फंक्शन, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है? सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक नन है। और आपके पास इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। देखो 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से सेट आते हैं वो आपको बताना है। ठीक, तो देखो, ये जो पूरा का पूरा सेट है ये किसका है? तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर का है। किसका? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर का सेट है। ये जो हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। और ये जो है ये कंडीशनल ऑपरेटर का सेट है। किसका? कंडीशनल, या इसी को कहा जाता है टर्नरी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? टर्नरी। ठीक, तो देखो हमसे क्या पूछा है? सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जिसमें से यहाँ 3 सिंबल है। पहला को कहते हैं लॉजिकल एंड, दूसरा को कहते हैं लॉजिकल और तीसरा को कहते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखो, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। बशर्ते आपको वीडियो को पूरी देखनी है, तभी आप कुछ सीख पाओगे मेरे चैनल से। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि वॉइड डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट। वॉइड एक डेटा टाइप्स है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इन डेटा, मतलब इंटीजर डेटा को, फ्लोट डेटा, इम्पिटी डेटा, नन ऑफ दीज। इसमें से आपको बताना है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, वॉइड का मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। ठीक है, देखो वॉइड अगर आप मैथ ले रखे हो ना,
क्लास 11th में। तो वॉइड सेट आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, ठीक है। एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट थ्योरी। उस चैप्टर के अंदर आपने सुना होगा वॉइड सेट मतलब खाली सेट, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है मैथ के अंदर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इम्पिटी डेटा, मतलब एक वॉइड डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर इम्पिटी डेटा मतलब कोई डेटा नहीं होता है, उसमें डेटा होता ही नहीं है। समझ में आई बात। तो जब भी किसी डेटा टाइप में डेटा हो ही ना, तो उस तरह के डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड डेटा टाइप, जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन C++ में जो सीन है, सी आउट है, केयर है, ठीक है, CERR केयर इसको बोलेंगे। और ये जो है ये क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये सब क्या है ये आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था एक हेडर फाइल iostream.h, लास्ट वीडियो में ही बताया है, iostream.h बताया था कि इसके अंदर अलग अलग फंक्शन आते हैं और उसमें से 2 वर्ड आता है सी आउट, सीन। तो देखो ये सब जो होते हैं इसके साथ एक इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो ये सब जो होते हैं ये फंक्शन नहीं होते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन में दे दिया है फंक्शन, तो तुम बोलोगे iostream के अंदर ये सारे फंक्शन के अंदर लिखाए गए थे तो फंक्शन सही आंसर होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा बात यहाँ ऑपरेटर है, तुम बोलोगे ये सब ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी है, कुछ नहीं, नहीं ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो भैया ये सब है क्या, तो देखो ये सब जो होते हैं ना, सीन, सी आउट, केयर, ये सब जो होते हैं ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि जो ए है, देखो ए यहाँ लिखा गया है और इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया गया है। कह रहा है कि ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा है। तो देखो आपको हमने पढ़ाया था लिटरल के बारे में, राइट। लिटरल क्या होता है, तो लिटरल जो अपना वैल्यू कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय ना बदले, मतलब जिसको कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने 4 तरह की चीज़ें पढ़ा था, इंटीजर कांस्टेंट, राइट, फ्लोट कांस्टेंट, ठीक है, कैर कांस्टेंट यानी कैरेक्टर कांस्टेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। और एक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो जितने भी कैर कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं, इसमें 2 तरह की बातें याद रखनी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इंटीजर फ्लोटर की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर दिखाया है। कैरेक्टर मतलब ABCD वाला अक्षर, अल्फ़ाबेटिक अक्षर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके लिए वो 2 चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो नंबर के लिए होते हैं, फ्लोट और इंटीजर, ठीक है। तो कैर की यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो कैर कांस्टेंट जो होता है ना, इसमें जब भी वेरिएबल लिखा जाएगा तो सिंगल कोट के अंदर लिखा जाएगा, समझ में आई बात। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बाइट। कितनी बाइट, 1 बाइट, ठीक, समझ आई बात। तो तुमसे पूछा है कि जो ये लिखा गया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये किस तरह का लिटरल है, किस तरह के लिटरल का एग्जाम्पल है, वो आपको बताना है। तो देखो इंटीजर कांस्टेंट ये नंबर के लिए आता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कंप्यूटर के अंदर वैसे नंबर को कहते हैं जो पॉइंट में नहीं हो। स्ट्रिंग लिटरल नहीं, स्ट्रिंग लिटरल आपसे पूछे तो समझना उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आरजू, राइट, तो यहाँ देखो बहुत सारे कैरेक्टर हैं और इसको डबल कोट में बंद किया जाएगा। इसमें हर एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होता है, कितना, 1 बाइट। और जितना कैरेक्टर है उसमें से एक प्लस करके बाइट आपको लिख देना है। जैसे यहाँ मान लो 4 कैरेक्टर है तो यहाँ 4 बाइट होगा और इसमें से एक आपको प्लस बाइट में लिख देना है, तो टोटल 5 बाइट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बनाना, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दिया था। चलो तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल कैरेक्टर के लिए आता है और ये डबल कोट्स में लिखा जाता है। बुल लिटरल ये तो कोई नाम ही नहीं सुना था। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा लिखा जाता है सिंगल कोट के अंदर और इसमें सिंगल लेटर आएंगे, समझ में आई बात, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर नहीं आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कैरेक्टर लिटरल। लिटरल को ही कांस्टेंट कहा जाता है बच्चा, तो कंफ्यूज मत होना कि मास्टर क्या क्या बोल रहा है। लिटरल जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अभी टोटल हम लोग को 35 क्वेश्चन करने हैं, समझ में आई बात। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, चलो आओ इसे भी देख लेते हैं, ठीक।
एक चीज़ मैं आपको बच्चा बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं जो स्पीड में बता के निकल जाते हैं। मेरा कोई वैसा इंटेंट नहीं है कि मैं स्पीड में बताऊँ, मैं हर एक चीज़ को समझाते चलूँगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, समझ रहे हो, एक ऐसा नाम यहाँ बताना है, गिवन नाम यहाँ पे जो दिए हुए हैं, एरे, फंक्शन, क्लास, पॉइंटर, इसमें आपको बताना है कि कौन है जो वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, बताता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मतलब जो वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस हैं, वेरिएबल के जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको जो स्टोर करके रखता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, पॉइंटर को कहा जाता है, किसको, पॉइंटर को। एरे को नहीं कहा जाता, फंक्शन को नहीं कहा जाता, क्लास को नहीं कहा जाता, तो सर किसको कहा जाता है, पॉइंटर को कहा जाता है। कहीं पॉइंटर में दिख रहा है तो टिक कर दो। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, पॉइंटर। समझ में आई बात, पॉइंटर जो है वो वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को रखता है। ठीक है, अच्छा, एड्रेस के जगह कहीं कहीं तुम्हें एलोकेशन वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो एलोकेशन का मतलब क्या होता है, वही एड्रेस, लोकेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। समझ में आई बात। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी में भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है, देखो, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। कह रहा है कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किस तरह के रूल को फॉलो करता है, ये आपसे पूछा है। चेंज देन यूज, यूज देन चेंज, सेव एंड डिलीट, नन ऑफ दीज। इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसे कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। राइट, सुनो, अब ये 2 तरह के होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्ट फिक्स। राइट, प्रीफिक्स का मतलब है कि जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर आएंगे किसी वेरिएबल के पहले लगेंगे। ठीक है, किसी वेरिएबल के पहले लगेंगे। पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जब भी ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएंगे तो वेरिएबल के बाद में लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो सुनो, जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करी जाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रीफिक्स के टर्म में बात करी जाए, मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अगर बात करी जाए तो हमेशा ये वैल्यू को पहले चेंज करेगा देन यूज करेगा। जैसे मान लो a बराबर दे दिया है 2 और तुमसे पूछा प्लस प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस प्लस मतलब ये जो प्लस प्लस का मतलब 1 बढ़ेगा किसमें, जो वैल्यू दिया गया उसमें। तो 1 इसमें बढ़ा दो, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 2 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 3। इसका मतलब क्या है कि पहले ये यूज कर रहा है फिर चेंज कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, तो ये किस में होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। जबकि इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे मान लो a बराबर, सॉरी यहाँ b है ना, तो जैसे देखो यहाँ पे अगर b बराबर दे दिया है 4, ठीक है, b बराबर कितना दे दिया 4, और आपसे पूछा है कि b प्लस प्लस क्या होगा, तो देखो ये जो प्लस प्लस का सिंबल है ना, ये नेक्स्ट वेरिएबल में जुड़ेगा। माइनस माइनस यहाँ कर दिया तो यहाँ अगर माइनस माइनस है इस तरीके, देखो 4 है तो 4 यहाँ एज इट इज उतर जाएगा, ये वैल्यू इसमें जाकर जुड़ेगा, तो b की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 5। अब ये एक वैल्यू घट जाएगा, माइनस माइनस का मतलब एक वैल्यू घट जाएगा अगले वेरिएबल में। तो यहाँ देखो अगर यहाँ वेरिएबल ऐसे है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब ये जा कर के नेक्स्ट वेरिएबल में घटेगा। इसका क्या मतलब है कि पहले ये क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है फिर बाद में चेंज किया जा रहा है, लेकिन प्रीफिक्स में ऐसा नहीं होता। प्रीफिक्स में पहले चेंज करेगा फिर यूज करेगा। समझ में आई बात। तो देखो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट बताएं उसके अकॉर्डिंग। देखो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें जनरली होता है कि पहले हम चीज़ों को चेंज करते हैं फिर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट, इस क्वेश्चन के लिए देखो हर एक चीज़ को इसी तरीके से समझाते हुए चलूँगा। सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर बता दिया और चल दिया, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊँगा। ठीक, चलो अब हमारे पास 9 क्वेश्चन आया है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन a डिवाइडेड b इंटू सी माइनस डी प्लस ई। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सही ऑर्डर, इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था एरे उस समय। ठीक है, पहले जो होता है ऑर्डर, समझो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर फॉलो होते हैं। पहले जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास एक ब्रैकेट, क्या आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाले। ठीक, फिर तुम्हारे पास आएंगे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड। ठीक है,
फिर तुम्हारे पास आएंगे प्लस या फिर माइनस। तो ये ऑर्डर होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो पहले क्या आएगा, डिवाइडेड, फिर आएगा इनटू, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस या प्लस, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या क्या बन सकता है, देखो पॉसिबल ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं। सॉरी मैं इसको मिटाया, बेकार मिटाता नहीं हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ऑर्डर अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आएगा, प्लस, ठीक है, ये डिवाइडेड आएगा, कॉमा, फिर हमारे पास क्या आएगा इनटू, ठीक, कॉमा, फिर हमारे पास क्या आएगा माइनस, कॉमा, फिर क्या आएगा हमारे पास प्लस। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर पहले हम गुना को लिख दें, ठीक है, फिर क्या लिखे डिवाइडेड को, कॉमा, फिर प्लस को पहले लिख दें, फिर बाद में हम माइनस को लिखे। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटी हमें बनती है। अब तुम देख लो कि गिवन जो तुम्हारे पास ऑप्शन है उसमें से ये दोनों ऑर्डर में से कौन से ऑर्डर तुम्हें अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। तो देखो पहले गुना फिर भागा प्लस माइनस, ये ठीक है, ये सही लग रहा है, ये हो सकता है, ठीक। दूसरा हम देखो प्लस गुना माइनस गुना, अरे ये तो नहीं होगा, गुना कहाँ से आ गया, प्लस छोड़ दिया इसने, तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चा, ठीक। दूसरा इसमें देखो गुना के बाद भागा आना चाहिए था लेकिन माइनस आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ में आई बात, बोला ना हर एक क्वेश्चन का लॉजिक भी बताऊंगा, मेरा कोई मकसद नहीं है सिर्फ आंसर टिक करा दो और निकल जाओ, ऐसा कुछ इंटेंट मेरा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। तो देखो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ C++, ठीक है। C++ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, उसमें से मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्लास क्या होता है, ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिला था डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, क्या आपको देखने को मिला था, डेटा इनकैप्सुलेशन। इसमें ये होता है कि ये रैपिंग करता है, मतलब रैपिंग का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। ये रैपिंग करता है डेटा मेंबर एंड फंक्शन को एक साथ किसी सिंगल यूनिट में, ठीक है। तो जब भी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को किसी एक यूनिट में, रैपिंग मतलब बांधना है या फिर खींचना तुम कह सकते हो, किसी एक यूनिट में जब बांधने का काम करता है तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन। तो देख लो गिवन ऑप्शन में तुम्हें इनकैप्सुलेशन कहीं दिख रहा है तो वही हो जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन। चलो आगे हम लोग यहाँ बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, ठीक है। अब देखो क्लास के मेंबर मैंने आपको 3 तरह के पढ़ाए थे, ठीक है। 3 तरह में से ये है, ठीक है, पब्लिक मेंबर भी होते हैं और भी बहुत सारे मेंबर यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन क्या फ्रेंड मेंबर आपको मैंने कभी पढ़ाया था, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड मेंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है नोट, क्या पूछा, नोट द मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर क्लास के मेंबर यहाँ में से कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड नहीं है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं, ये डायरेक्ट थ्योरी से है। क्या कह रहा है देखो 12 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास इज, एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है क्लास में वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है किस सेक्टर के अंदर, तो वो होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ध्यान रखना, ये भी डायरेक्ट थ्योरी से है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर, ठीक। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी क्लास में, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें होती हैं। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर जब भी आप बात करो तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होगा किस में, प्राइवेट में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चले जाओ, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, किसकी, 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इन C++ ब्लैंक ऑपरेशन यू यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग में किस तरह के ऑपरेशन जो है जिसका यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज किया जाता है। तो देखो एक मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत तरह के ऑपरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, स्कोप रेजुलेशन, कंडीशनल, रिलेशनल, ये सारी चीज़ें। लेकिन C++ में जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए ऑपरेटर यूज होता है उसे कहते हैं न्यू,
क्या कहते हैं, न्यू। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यू। यानी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच इज एडोप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी OOP। OOP जो प्रोग्राम है इसके अंदर किस तरह के अप्रोच को एडॉप्ट किया गया है जब प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। तो देखो इसमें जब भी प्रोग्रामिंग का जो रीडिंग अप्रोच होता है, यहाँ अप्रोच मतलब रीडिंग अप्रोच की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जो रीडिंग अप्रोच होती है वो हमेशा नीचे से पढ़ते हुए ऊपर की ओर जाएगी, मतलब बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम टू टॉप। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो देख लो कहीं अगर आपको दिख रहा है बॉटम टू अप यानी बॉटम अप, अगर आंसर कहीं दिख रहा है तो उसे टिक कर दो। टॉप टू अप, सॉरी टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप यस, लेफ्ट राइट नो, नन नो। तो 14 नंबर क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। मतलब C++ प्रोग्रामिंग में जो रीडिंग अप्रोच होती है वो बॉटम टू अप होती है, यानी बॉटम टू टॉप होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। चलो 15 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्या कहते हैं कि प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड बाय, ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर होती हैं वो एक्सेस करी जाती हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास, किसी क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है वो एक्सेस किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आपसे पूछा है, मेंबर फंक्शन के थ्रू, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, दोनों के थ्रू, एक मतलब मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन दोनों के थ्रू किया जाता है, या फिर नहीं किया जाता है। इनमें से ऑप्शन में से जो दिया गया है इसमें से किसी भी तरीके से नहीं किया जाता है, ये आपसे बताना है। तो देखो जो प्राइवेट मेंबर होता है ना, ये एक्सेस किया जाता है किसी भी क्लास के अंदर, वो मेंबर फंक्शन के थ्रू भी किया जाता है और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी किया जाता है। मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है यानी बोथ 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि एन इनलाइन फंक्शन इज, एक इनलाइन फंक्शन काम करता है, फंक्शनिंग मतलब फंक्शन का मतलब काम करना। तो एक इनलाइन फंक्शन काम करता है, कब काम करता है, कैसे काम करता है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिया है, प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, सेव एग्जीक्यूशन टाइम, अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो देखो मैंने आपको जब इनलाइन फंक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब भी आप इनलाइन फंक्शन का काम कराना चाहते हो किसी भी प्रोग्रामिंग में तो उसके पहले एक कीवर्ड ऐड कर दो जिसे कहते हैं इनलाइन। इनलाइन फंक्शन का जो कीवर्ड होता है क्या होता है, इनलाइन, ये एक कीवर्ड है। तो जब भी किसी फंक्शन के आगे आप इस कीवर्ड का यूज करोगे तो इनलाइन फंक्शन काम करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन, यस, इनलाइन फंक्शन के पहले हम क्या लगा देंगे, कीवर्ड इनलाइन, तब ये क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, राइट। चलो आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रिसीडेड बाय। देखो जो कंस्ट्रक्टर होता है एंड जो डिस्ट्रक्टर होता है ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, कंस्ट्रक्टर किसी भी तरह का कोई सिंबल यूज नहीं करता है वर्किंग के लिए, लेकिन डिस्ट्रक्टर एक सिंबल यूज करता है अपने वर्किंग के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रेसिडेड बाय टिल्ड सिंबल। देखो ये जो सिंबल है ना वो टिल्ड का सिंबल है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे। इस सिंबल को क्या कहते हैं, टिल्ड कहते हैं, इसको टिल्ड ऑपरेटर कहा जाता है, राइट। तो जब आप इस सिंबल को प्रेसिडेट करोगे तो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर किसी भी तरह का कोई सिंबल यूज नहीं करता है, जबकि जो डिस्ट्रक्टर है वो इस तरह के सिंबल को क्या करता है, यूज करता है, राइट। इस तरह के सिंबल को क्या करता है, यूज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि व्हेन अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप्स एज इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, देखो एक जो है क्लास, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं किसी दूसरे क्लास के, ठीक है। एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है
तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ग्राफ, नो, कंटेनरशिप देख लेते हैं, डेरिवेशन ग्राफ, नो, नन ऑफ दीज देख लेते हैं क्या होता है आंसर। देखो इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी डेटा को एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र करना, लेकिन यहाँ डेटा की बात नहीं करी जा रही है, ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही है। डेरिवेशन मतलब हमको इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ये बेकार की ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो देखो जब किसी एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास की ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो उसे क्या कहा जाता है, कंटेनरशिप कहा जाता है, राइट, क्या कहा जाता है, कंटेनरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, समझ में आई बात। तो देखो यहाँ ऑप्शन तुम्हारे पास दिए गए हैं स्टैक, की, ट्री, समझ में आई बात। तो सुनो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, तो अगर हम स्टैक की बात करें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो कौन सा है जो मल्टी लेवल होगा, तो मल्टी लेवल सिंपल जो बच गया ट्री, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ट्री, समझ में आई बात। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ट्री, यानी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि क्वी फॉलो, मतलब क्वी जो है फॉलो करता है, किस तरह के मैनर को फॉलो करता है, ठीक है, क्वी जो है वो फॉलो करता है, तो किस तरह के मैनर को फॉलो करता है। देखो दो चीज़ें पढ़ाया था मैंने, एक पढ़ाया था क्वी, राइट, और एक पढ़ाया था स्टैक, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्टैक जो है वो लिफो मैनर को फॉलो करता है, लिफो मैनर, इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट आउट मतलब पहले इन करेगा और पहले आउट भी होगा, ठीक। और एक होता है फीफो, इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझ रहे हो। तो देखो हमें पूछा है क्या, क्वी, तो क्वी किस तरह के मैनर को फॉलो करता है ये हमसे पूछा है। तो क्वी जो फॉलो करता है वो फीफो मैनर को फॉलो करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। गीगो का फॉलो नहीं करता है, गो इन गो आउट नहीं। लिफो फॉलो करता है स्टैक, फीफो फॉलो करता है क्वी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है कि एन इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड, स्टैक के अंदर जो इंसर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जो इंसर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो सुनो अगर हम स्टैक की बात करें तो इसमें जो इंसर्शन होता है इसे कहा जाता है पुशिंग, क्या कहा जाता है, पुशिंग, या इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है पुश, ठीक है। देखो दूसरा आपसे पूछेगा कि क्वी के अंदर इंसर्शन को क्या कहते हैं, क्वी के अंदर जो इंसर्शन है इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रियर, क्या कहते हैं, रियर, समझ में आई बात, क्या कहते हैं, रियर। और इसके अंदर जो आउटपुट होगा, ठीक है, इंसर्शन एक होता है डिलीशन, उसको कहा जाएगा फ्रंट, ठीक। चलो तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा जो इंसर्शन स्टैक के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, पुशिंग, लेकिन यहाँ पे डिलीशन की अगर बात करी जाए तो इसमें जो होता है क्या होता है, पॉपिंग होता है, क्या होता है, पॉपिंग, या इसी को शॉर्ट में पॉप कहते हैं। लेकिन इतना कुछ एक्सटर्नल डेटा था जो मैंने अभी आपको बताया। आपके लिए काम की बात यह है कि जो इंसर्शन होता है स्टैक के अंदर उसको क्या कहा जाता है ये जानना है आपको। तो इसको कहा जाता है पुश, क्या कहा जाता है, पुश। तो देख लो किस ऑप्शन में तुम्हें पुश दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में तुम्हें पुश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पुश, यानी ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बेस क्लास इज, बेस क्लास होता है, राइट, हमारे पास क्या है, ये बेस क्लास होता है। बहुत तरह के क्लास, दो तरह के क्लास होते हैं, बेस और डिराइव्ड। तो जो बेस क्लास होता है ना इसे नॉर्मल क्लास कहते हैं, नॉर्मल क्लास भी कहा जाता है, इसे सुपर क्लास भी कहते हैं, ठीक है। इसी को पेरेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक। एक होता है हमारे पास डिराइव्ड क्लास, क्या होता है, डिराइव्ड क्लास। सुनो इसको जो है
इसको सब क्लास भी कहते हैं, सब क्लास कहते हैं, इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है, इसको एबनॉर्मल क्लास भी कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि इस बेस क्लास को क्या कहा जाता है, नॉर्मल क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। डिराइव्ड क्लास को सब क्लास कहा जाता है, चाइल्ड क्लास कहा जाता है, एबनॉर्मल क्लास कहा जाता है। तो इस डेटा में से आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और हमें बताओ कि आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है बेस क्लास इज क्या है, चाइल्ड क्लास? नहीं, चाइल्ड क्लास तो डिराइव्ड क्लास को कहते हैं। एबनॉर्मल क्लास? नहीं। क्या है फिर, नॉर्मल क्लास? यस, नॉर्मल क्लास है, ठीक है। तो जो बेस क्लास होता है क्या होता है, नॉर्मल क्लास। तो 22 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सटर्नल बातें बताते चलूँगा सो दैट आप कोरिलेट करते चलो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है कि इन अ क्लास एक्स, ये कोई हमारे पास है क्लास एक्स, इनहेरिट फ्रॉम वाई, देन वाई इज कॉल्ड, ठीक है, वाइल्ड कॉज। ये आपको बताना है एक्स के लिए क्या होगा। सुनो, जब किसी से आप डेटा को लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे समझो, यहाँ पे वाई हमारे पास एक क्लास है और इससे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके के सिंबल बनाए जाएंगे, इसका ये मतलब होता है इस तरीके से यहाँ पे। तो इस एरो का मतलब है कि डेटा जो है वाई से एक्स में जा रहा है। एरो का मतलब ये मत समझना कि इधर से इधर जा रहा है, नहीं, इसका ये मतलब है कि y से डेटा x में आ रहा है। थोड़ी सी बातें यहाँ पे अलग है बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बातें थोड़ी सी अलग है। x और y में जो ये सिंबल लाया गया है, इसका मतलब है कि x से डेटा, सॉरी y से जो डेटा है वो x की तरफ जा रहा है। अब ऐसे मत समझना कि एरो ऐसे है तो इसका ये मतलब है कि डेटा ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि y से डेटा x में आ रहा है, ठीक। समझ गए बात? अरे समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से सुनो, फिर से सुनो। देखो y है हमारे पास और यहाँ पे क्या है, x। इस तरीके से मैंने एक एरो बनाया, इसका ये मतलब है कि y से डेटा x की तरफ जा रहा है। तो सुनो, तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्लास x इनहेरिट का मतलब जाना, फ्रॉम मतलब से, y मतलब y से डेटा x में जा रहा है। तो यहाँ पे y क्या होगा ये आपसे पूछा है, x का y क्या होगा, तो x का y क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्लास हो जाएगा। क्योंकि डिराइव्ड क्लास जो होता है वो डेटा को क्या करता है, इनहेरिट करवाता है किसी दूसरे में, ठीक है। और डिराइव्ड क्लास का मतलब होता है कि जो बेस क्लास है उससे गुण को लेता है, क्या करता है, गुण को अपने अंदर लेता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, इतना बातें मैंने एक्सटर्नल आपको समझा दिया, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि x जो है वो y से इनहेरिट होता है, y से इनहेरिट होता है मतलब इनहेरिट अपना गुण y को दे रहा है। तो y यहाँ पे क्या होगा, ये होगा बेस क्लास। क्या होगा, बेस क्लास। सब क्लास होगा क्या, नहीं, ये डिराइव्ड क्लास होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नहीं, ये भी डिराइव्ड क्लास होता है। तो क्या होगा, सब क्लास। समझ में आई बात? तो y क्या हो जाएगा, x के लिए सब क्लास होगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। बच्चा इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, वीडियो को रिपीट करके जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखो आज मैं 23 का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसका ये रीज़न है क्योंकि जेक बोर्ड में अधिकांश जो होता है ना, वो जैसे मान लो आप 25 यानी ऑड ईयर में अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हो तो हमेशा ये ऑड ईयर वाला कोरिलेट कर देता है PYQ, ठीक है। तो ऑड ईयर का कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम लोग 2024 का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्ट डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। बहुत सिंपल है। कह रहा है कि जो पब्लिक इनहेरिटेंस होता है, ये प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर जो होता है वो बेस क्लास में ट्रीट करता है। ये कैसा ट्रीट करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये तो काम तो करता है किसके जैसा, ये काम करेगा प्राइवेट के जैसा, ठीक है। किसके जैसा काम करता है, प्राइवेट के जैसा। लेकिन समझ में आई बात, सॉरी ये होता है किसके जैसा, ये होता है प्राइवेट के जैसा, लेकिन ये काम करता है मतलब ट्रीट करता है किसके जैसा, पब्लिक के जैसा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अरे समझ में आई बात। जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होता है ना, ये काम
ये जो है होता किसके जैसा है, प्राइवेट के जैसा, ठीक। और ये काम करेगा किसके जैसा, पब्लिक के जैसा। तो तुमसे क्या पूछा है, ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास इज, डिराइव्ड क्लास में किस तरीके से ट्रीट करेगा, मतलब वर्क करेगा, ये आपसे पूछा है। तो किसके जैसा काम करेगा, पब्लिक के जैसा काम करेगा। सो इसके लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, पब्लिक। सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 क्या कह रहा है कि आ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ, और यहाँ पे आपको बताना है सीक्वेंस ऑफ क्या, ये चीज़ें आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था हमेशा आयोस्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल मैंने आपको बताया था, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ वाले चैप्टर में। उसमें से आपको बताया था कि आई का मतलब क्या होता है, इनपुट, ठीक। ओ का मतलब क्या होता है, आउटपुट, क्या होता है, आउटपुट। एंड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा, या फिर इसी को कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। ये चीज़ें कही जाती है। क्या कह रहा है कि स्ट्रीम इज आ सीक्वेंस ऑफ क्या, लूप, सीक्वेंस ऑफ लूप, सीक्वेंस ऑफ फाइल, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, तो सीक्वेंस ऑफ बाइट होगा। देखो सीक्वेंस ऑफ बाइट कहीं दिख रहा है तो बस उसे टिक कर दो। तो जो स्ट्रीम है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ये हर बार रिपीट करता है, ये आपको हर साल देखने को मिल जाएगा, हर साल के पेपर में देखने को मिल जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो इस तरह का सिंबल जब भी हम लगाए तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट, एफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एफ स्ट्रीम का मतलब होता है फाइल स्ट्रीम। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइल स्ट्रीम। तो ये जो फाइल स्ट्रीम है ये सपोर्ट करता है क्या, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है ये चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। तो सुनो, जो एफ स्ट्रीम होता है ये दोनों चीज़ को सपोर्ट करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस 26 नंबर क्वेश्चन, राइट। चलो आगे हम लोग बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। तो ये क्या कहता है कि द रो ऑफ अ रिलेशन आर नॉन एज, किसी रिलेशन के जो रो होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो सर रिलेशन क्या है, समझो। देखो अगर इस तरीके से तुम एक टेबल बनाते हो, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ इस तरीके से, देखो इस तरीके से मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल का मतलब समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक टेबल बना दिया, ठीक। तो इस टेबल में अगर आप देखो ध्यान से तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे, इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक। और ये जो होते हैं इसे कहते हैं रो। इन सबको क्या कहा जाता है, रो, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि किसी भी इसको क्या कहते हैं, टेबल, और कंप्यूटर के अंदर इसी टेबल को क्या कहा जाता है, रिलेशन। क्या कहा जाता है, रिलेशन। ध्यान रखना इस चीज़ को। कह रहा है कि इस रिलेशन यानी इस टेबल के अंदर जो रो होती हैं इसको क्या कहा जाता है। तो इस रो को कहा जाता है टप्पल। क्या कहा जाता है, टप्पल, ठीक है, टप्पल। और ये जो कॉलम है इसको कहा जाता है एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो एक टेबल का जो कॉलम होगा उसको एट्रीब्यूट कहा जाएगा और जो रो होगा उसको टप्पल कहा जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सुनो ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द रो ऑफ अ रिलेशन, रो पूछा है। तो रो को क्या कहा जाता है, टप्पल। यस, टप्पल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टप्पल, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, टप्पल। लेकिन अगर आपसे पूछता कि कॉलम को क्या कहा जाता तो होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा, रो। तो रो के लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा, टप्पल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है कि एसक्यूएल मीन्स, अब देखो एसक्यूएल एक तो चैप्टर है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो देखो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहीं तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, नहीं, गलत। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हाँ ये हो सकता है। फिर क्या है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा,
ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। समझ आ गई बात? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि जितने यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं ना, उससे बढ़िया वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक अप्रोच में आपको बताते चल जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बताना है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को जाना जाता है किस नाम से? तो देखो, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है डेटा का डुप्लीकेशन, मतलब डेटा का डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का स्पेलिंग ये होता है, डुप्लीकेट लिखाता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या? डुप्लीकेट, राइट। तो देखो, ये कहता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है। तो देखो, जब मैं आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था डेटा रिडंडेंसी, एक वर्ड था डेटा रिडंडेंसी। ये डेटा रिडंडेंसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। समझ रहे हो? तो देखो, डेटा रिडंडेंसी कहीं तुम्हें देखने को मिल रहा है तो बस उसे टिक कर दो। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, और ये कई बार रिपीट किया है, 2024 के पेपर में भी ये रिपीट किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड। देखो, बूलियन एक्सप्रेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन है। बूलियन एक्सप्रेशन में जब भी कोई रिजल्ट फॉल्स आ जाए, क्या आ जाए? फॉल्स आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फैलेसी। क्या कहते हैं? फैलेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैलेसी कहते हैं। जब भी रिजल्ट जो है कैसा आ जाए? गलत आ जाए, रॉन्ग आ जाए, फॉल्स आ जाए। ठीक है, जब भी फॉल्स आ जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा फैलेसी कहा जाएगा। ठीक, सुनो, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी रिजल्ट ट्रू आए तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा टॉटोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी बूलियन एक्सप्रेशन में रिजल्ट गलत आता है, रॉन्ग आता है, फॉल्स आता है, तो सही मतलब इसके लिए उसको क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन में जब भी रिजल्ट हमें गलत दिखाई दे, फॉल्स आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? फैलेसी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फैलेसी। चलो आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये तो होता नहीं है, गलत, ये भी नहीं होता, गलत। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो ये होता है x प्लस वाई इंटू जेड, और ये बराबर होता है किसका? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड के। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, इसे रट लो, मैं बोलूँगा इसे रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि ये हर साल पूछता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको इसको रट लेना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मतलब आपके रटे क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझना है। प्रूफ करके बताऊँ, जा करके मेरे चैनल पे सारा का सारे वीडियो देख सकते हो, राइट। अभी मैं कह रहा हूँ रट लो इस लॉ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा है, लगातार 4-5 बार पूछा है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछ ले, तो 1 मार्क्स छूटे नहीं, इसके लिए इसको आपको क्या करना है? रट लेना है। चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्या कहता है कि मीन टर्म डिजाइनेशन ऑफ ए बी बार सी डी बार इज। तो मीन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है? सुनो, एक होता है मीन टर्म और एक होता है मैक्स टर्म। ठीक है, एक होता है मीन टर्म, एक होता है मैक्स टर्म। मीन टर्म को स्मॉल m से लिखा जाएगा, मैक्स टर्म को कैपिटल M से लिखा जाएगा। ठीक है, मीन टर्म में जो भी वेरिएबल है अगर उसके ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब होता है वैल्यू 0। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसका मतलब क्या है? 1। ठीक है, मैक्स टर्म में जिसके ऊपर बार लगा है उसका मतलब होता है 1, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसका मतलब होता है 0। ठीक है, तो सुनो, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे चले, देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना तुम्हें थोड़ी सी बाइनरी टू डेसिमल नंबर वगैरह कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो ए पे क्या है, हमारे पास बार नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, बार वाले के लिए 0 होता है। मीन टर्म में क्या पूछा हमसे? मीन टर्म पूछा है। ठीक है, और जिस पे बार है उसके लिए क्या हो जाएगा? 0। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा? 1। जिसके ऊपर बार है उसके लिए हो जाएगा 0। तो यहाँ देखो हमारे पास ना
10 मतलब 1010 नाम, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1010। ये हमारे पास देखोगे तो दो तरह की चीज़ें यहाँ पे आई हैं, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, एक बाइनरी डिजिट आ गया। अब इसको तुम्हें बदलना है किसमें, डेसिमल में, मतलब 1 से 9 तक के डिजिट तक में तुम्हें बदलना है, मतलब वैसे नंबर में बदलना है जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो, उसमें आपको बदलना है। ठीक है, मतलब 0 से 9 तक के डिजिट लाई कर रहे हो, उसमें आपको बदलना है। कैसे बदलोगे, तो सुनो, आपको उल्टा टेबल लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है 1, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रिजल्ट आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 रिजल्ट आया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 रिजल्ट आया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32। तो इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो आपको ना लिख देना है, कहाँ लिख देना है सर, सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिख दो, हर एक लेटर के नीचे शुरू करना, हर एक अक्षर के नीचे से टेबल स्टार्ट करना। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, फिर 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आया तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इतना कर लिया। चलो अब सुनो, जहाँ जहाँ नंबर आपको दिख रहे हैं, जिस नंबर के ऊपर 1 है उसको हाईलाइट कर लो। 8 के ऊपर 1 है, फिर 2 के ऊपर 1 है, तो जिस नंबर के ऊपर 1 है ना उन सारे नंबर को जोड़ लो। तो एक 8 के ऊपर 1 था, इसको जोड़ लेंगे, 2 के ऊपर 1 था तो इसको जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 10। सर जीरो वालों को, अरे जीरो वालों को छोड़ दो, वैसे नंबर उठाओ जिसके ऊपर सिर्फ 1 दिखाई दे, जिसके ऊपर 1 नहीं दिखाई दे उसको छोड़ दो। तो जिसके ऊपर 1 दिखाई दे रहा था उसको मैंने ले लिया, तो 8 और 2 के ऊपर 1 दिखाई दे रहा था, अभी दोनों को जोड़ दिए, क्या आया 10। तो जो आया उसको m के बेस में लिख दो। कौन सा m, छोटा है, m के बेस में लिख देना है। सुनो ध्यान से, मीन टर्म को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, उसके बेस में ये लिख दो। यही हमारे पास क्या निकल के आ गया, मीन टर्म का डिजाइनेशन। समझ रहे हो, यही हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। अब देखो इस तरह के कहीं ऑप्शन में तुम्हें दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो टिक कर दो। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि फर्स्ट नेटवर्क वाज, जो पहला नेटवर्क था वो कौन सा नेटवर्क था, आरपानेट, एनएसएफनेट या इंटरनेट, नन ऑफ दीज। क्या था ये आपको बताना है। तो सुनो, दुनिया में जो पहला नेटवर्क आया था ना वो आया था आरपानेट, जिसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, आरपानेट लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। एक होता है एनएसएफ, जिसका मतलब होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो ये फर्स्ट बार नहीं आया था दुनिया में, पहला जो नेटवर्क दुनिया में आया था उसका क्या नाम था, आरपानेट। समझ में आई बात। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है हमसे कि द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं ना, छोटे छोटे कंप्यूटर, अगर ये नेटवर्किंग बना रहे हैं एक दूसरे से, अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा। ये जो कंप्यूटर हैं इन सबको क्या बोला जाएगा, इन सबको बोला जाएगा नोड। ठीक, तो ये जो है, इस जो पूरा नेटवर्किंग बन रहा है, इस नेटवर्क को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो इसे कहा जाता है टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी किस ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी। समझ में आई बात, सही आंसर क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन की आज हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है कि जो XML होता है इसका क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा है। राइट, XML का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स आपसे पूछा है। तो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। क्या होता है, एग्जेम्प्टेड मार्कअप लैंग्वेज, नहीं। क्या होता है, एक्सटेंसिबल मॉड्यूल लैंग्वेज, नहीं। क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यस। XML का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है 35 क्वेश्चन MCQ, जो कि पेपर थे कौन से, 2023 के पेपर थे। राइट, 2023 के पेपर आज की वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। राइट,
देखो इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन बी में। अगर आप जाओ तो सेक्शन बी में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। देखो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी मैं इधर नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पर रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि देखो मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरा चैनल नहीं हम सब का चैनल का नाम है स्टडी वाइब्स। स्टडी वाइब्स मतलब पढ़ाई का माहौल। 05 मैं अपने से लगाया हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। इस चैनल को बड़ा करने का काम आप सबका है। चैनल का नाम स्टडी वाइब्स है, मतलब पढ़ाई का माहौल। तो यहाँ पढ़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं। आपको फालतू की बातें बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगी, जो भी बातें होंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरे साथ रहना है। और आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बताना कि आप जितने क्वेश्चन किए उसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।